स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया टीवी में। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत डॉक्टर दयानंद घोगले सर, जो मॉलिकुलर बायोलॉजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। नागपुर की जो कैंपस जो है, नागपुर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस प्रीमाइसेस है, यहाँ का एचओडी डिपार्टमेंट वो संभालते हैं। इनके अंडर में 17 पीएचडी होल्डर हो गए हैं और जो उसमें से 13 जो स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर, वो देश के विविध संस्थानों में अपनी सर्विस दे रहे हैं और देश को एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन की तरफ और तार्किकता की तरफ टर्न कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। थैंक यू सर, ये जो सफ़र है, एक तरीके से हम देखते हैं कि आपके अंडर में 17 पीएचडी स्कॉलर हुए हैं। आप खुद एक बॉटनी से पीएचडी हैं और आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। यानी जो साइंटिफिक जर्नी है, जिसको विज्ञान की जर्नी बोलते हैं हम, इसके अगर से इतिहास में हम थोड़ा सा जाते हैं, इसके स्टार्टिंग प्रोसेस में हम जब जाते हैं, जो जिसको हम लोग एक उत्क्रांति का युग बोल सकते हैं। यानी जब प्रोग्रेस हो रहा था हर चीज़ों का, यानी इवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि काफ़ी लोगों की भ्रांतियाँ इस तरीके से है कि सिर्फ इंसानों का यानी मानवों का ही उत्क्रांति हुई, पर जो इस धरती पर, इस प्लेनेट पर जो एक तरीके से वनस्पतियां हैं, तो वनस्पतियों में जो मानवों में जो सेंसेशन होते हैं, जिसको इमोशंस बोला जा सकता है या जिसको पेन बोला जा सकता है, या जो गुणधर्म है मानवों के, क्या वनस्पतियों के भी सेम उसी तरीके के होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि लोगों को इस तरीके का सोचते ही नहीं कि वनस्पति में भी कुछ जान होती है, या जान तो होती है मगर उसमें भी कोई सेंसेशन होता है। ऐसा ज़्यादा लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में। मगर जैसा कि मानवों की उत्क्रांति होती है और हो गई है, वैसा वनस्पति की भी उत्क्रांति हुई है और हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है। उसका अगर उदाहरण दिया जाए तो पहले जो अपन जीव देखते हैं कि पानी में उत्क्रांति उनकी हो गई, जैसा कि उसको हम अलगी बोलते हैं, जल चक्र में अलगी है। तो जो वो अलगी है वो पानी में ग्रो होती है, वनस्पति है, मगर वो पानी में उनका एक साथ प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम ये था कि पानी हिलता रहता था और पानी में तैरना पड़ता था, और इसलिए वो ज़्यादा सामग्री फूड जो है स्टोर करके नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो वो यूज नहीं कर सकते थे। तो उन्हें लगता था कि हम स्टेबल लाइफ कब जिएंगे, और वो सोचते सोचते फिर उत्क्रांति स्टार्ट हो गई। और फिर वो पानी में से वो जमीन पे आना चाहते थे, और फिर वो आने के लिए वो उनकी सोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे फिर एक ग्रुप है कैरियोफाइटा बोल के, वो डेवलप हुआ, जिसमें हल्के से रूट आने स्टार्ट हो गए, हल्के से लीव्स आने स्टार्ट हो गए, और फिर वो जमीन पे ब्रायोफाइट बोल के आ गए। तो जमीन पे आने के लिए जो है कि ब्रायोफाइट जो एक ऐसा ग्रुप है वनस्पति का, जो पानी के नजदीक भी होता है और जमीन पे होता है, जैसे एम्फीबियंस बोला जाता है। फिर बाद में उसमें भी उनको प्रॉब्लम लगने लगा, ब्रायोफाइट को भी। यानी ये पूरी प्रोसेस ही एवोल्यूशन के प्रोसेस है। उन्हें प्रॉब्लम लगने लगा कि अरे मैं तो छोटा हूँ, मेरे रूट भी छोटे हैं, और पानी लेवल समर में जो नीचे जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जमीन पे पानी में भी था, ठीक है, यहाँ पे जमीन पे कैसा रहूँ जिंदा। फिर उन्हें लगा कि नहीं, मुझे और डेवलप होना चाहिए, उत्क्रांति होना चाहिए। और उसने जो जरूरत के हिसाब से फिर रूट बड़े करने के लिए फिर उसने पत्ते बड़े कर दिए, और फिर उसका एक इवोल्यूशन पार्ट आता है, उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट का जन्म हुआ। और वो टेरिडोफाइट में फिर जो कमियां उसमें थी, वो कमियां उसमें भर निकाली। फिर टेरिडोफाइट में कैसा रहता था कि उसमें भी एक प्रॉब्लम आने लगा, और उसमें जो है कि जो उत्क्रांतिवाद बोलते हैं, या उसमें पुनर्जीवन निर्माण करना है उनको, या फिर रिप्रोडक्शन करना है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए उनके पास स्पोर्स थे, छोटे छोटे थे, और हवा से बहते इधर उधर चलते जाते थे। मगर लाखों करने के बाद जो स्पोर से इधर उधर बह जाते थे, और 2-4 कहीं पे सही जगह पे मिलते थे, मगर उनका उतने डेवलपमेंट नहीं होती थी। उन्हें लगा कि उसमें हम कुछ न कुछ और करना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट की प्रोसेस है। यानी डार्विन का जो सिद्धांत है, उसके बाद दुनिया ने एक तरीके से, हमने देखा कि दुनिया ने नजरिया बदल दिया। तो आप जो ये बिगनिंग वाली प्रोसेस जो बता रहे हैं, जैसा मेरा जो सवाल है कि जो इंसानों में पेन है, इंसानों में इमोशंस है, तो क्या वनस्पति विज्ञान में, जिसको आज मॉडर्नाइजेशन में हमने बॉटनी समझा, या फिर आप जिस यानी एक तरीके से आप जिस मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, तो ये वनस्पति जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो वनस्पति में भी मानवों में जो एक तरीके से दर्द होता है, पेन होता है, तो ये आप किस तरीके से कॉमन फैक्टर देखते हैं इसको? राइट, जैसा कि
बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये भी प्रूव कर दिया है कि वनस्पतियों को भी सेंस होता है और उसको दर्द भी होता है। अच्छा। और उसके लिए जगदीश चंद्र बोस जी है, उससे हाँ। पहले जो है बुद्धा का उन सेंस है। हाँ, हाँ। बुद्धा के कोट है उसमें। अच्छा। बुद्धा जब पीपल के पेड़ की ज्ञान प्राप्ति हो गई, हाँ जी। उसके बाद बुद्धा उसको पेड़ को नमन कर रहे थे, तो एक कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने बोले कि भगवान बुद्ध को बोले कि आप उसको पेड़ की क्यों ये उसको नमस्कार कर रहे यानी हो? चकित हो गए लोग। हाँ हाँ, नमस्कार क्यों कर रहे हो? उससे तो कुछ समझ में आएगा, आप नमस्कार कर रहे हो, उसको कुछ भावना ही नहीं, तो क्यों आप उसको नमस्कार कर रहे हो? तो बुद्ध बोलते हैं वैसा नहीं है, वो भी जीव है, उसमें भी सेंस है, वो हमें भी सेंस करते हैं। अबे हमें सेंस करते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और अकॉर्डिंग टू दे खुद को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और उसको उन्होंने मुझे जो शीतल छाया दिया है सब, उसका मैं धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। फिर बाद में फिर जगदीश चंद्र बोस जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, और उन्हें प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट के जरिए कि उन्हें भी सेंस होता है। क्या बात है। हाँ, और दूसरी बात एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक टच मी नॉट प्लांट एक बोला जाता है उसमें, जैसा उसको हम टच करते हैं तो तुरंत उसके पत्ते ऐसा यानी सिमट जाते हैं। सामान्य बोली भाषा में हाँ। जनजातियों में जो छुई मुई का पेड़ बोलते हाँ, हैं छुई मुई का पेड़ जो बोलते हाँ, हैं, हाँ, तो उसको हम जैसा ही यानी बचपन में हम जब जो खेलते थे नाना दादी में ऐसा टच करके तो हाँ। तुरंत ऐसा उड़ जाता हाँ है, जी। तो वो रेस्पॉन्स करता है। यानी वो प्रूफ है, वो एविडेंस है, एविडेंस है। और ये पूरा ये जो साइंस है हाँ, हाँ, ये हाँ। यूनिवर्सल साइंस एविडेंस के आधार पे रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। हम सर थोड़ा सा और डीप हाँ, में जाने की हाँ। कोशिश करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। गहराई में उतरते उतरते हैं। हैं। यानी जैसा इवोल्यूशन का एक पीरियड है, उसके बाद क्लोथ, शेल्टर और हाँ, फूड की तलाश में हाँ। एक रिवर सिविलाइजेशन हम देखते हैं। राइट। तो रिवर सिविलाइजेशन के आधार पर हम जब देखते हैं पूरे पृथ्वी का जब एक अध्ययन करते हैं, एक भौगोलिक अध्ययन जब हम करते हैं, तो हम जिस एरिया में है, जिस भूभाग में है, इस सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को पूरी दुनिया ने एविडेंस के साथ माना, और आज भी उसमें एक तरीके से रिसर्च हो रहे हैं। तो उसमें आपको किस तरीके से लगता है कि बॉटनी जो आज की बॉटनी है और एक तरीके से ये पूरा साइंस जर्नी है जिसमें अलग अलग पेथियों का भी इजाद हुआ, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, फिर इलेक्ट्रोपैथी है, फिर एलोपैथी है, तो ये जो एक आपस में जो एक तरीके से हम देख रहे थे कि समन्वयता जिसको बोलते हैं कि परस्पर विज्ञान और तार्किकता और साथ ही साथ रेमिडीज ये साथ में निकलते हैं उपाय के साथ। तो जो हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो है, फिर मेसोपोटामिया का भी एक कल्चर हम देखते हैं, माया है, इंका है, तो इसमें आपको कुछ सबूत मिलते हैं जो आज के मॉडर्नाइजेशन में हमने एक्सेप्ट किए हैं उन सबूतों को? राइट। बहुत ही ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि हमने जो साइंस के अभी जो बहुत सारे लोगों का ये लोगों को लगता है कि साइंस की ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुई है 19वीं सदी में और 20वीं सदी में ज़्यादा हो गई, ऐसा लोगों का मानना भी है और सही भी है। मगर उससे पहले उससे ज़्यादा प्रगत हमारे देश में था, और वो है आपने जो जिक्र किया हड़प्पा मोहनजोदारो की संस्कृति। हड़प्पा मोहनजोदारो का अगर हम साइंस के बारे में अगर देखें तो साइंस उसमें धातु शास्त्र हो, उसमें मापन शास्त्र हो, या ये हम जो अलग अलग स्केल्स है ना, वो जो उसका शास्त्र हो, और वो धातु शास्त्र, ये रंग शास्त्र, या फिर ये खेती करने का जो शास्त्र है, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। और वो जो कंस्ट्रक्शन की जो उनकी जो उनका जो नॉलेज था, ये अभी के नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा प्रगत था, क्योंकि उन्होंने जो उस समय जो ईंट मिली है ना, वो उसका साइज, उसका कलर, उसका कितना टेम्परेचर पे उसको भुनना है, या जो भी चीजें हैं, ये सब पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट। खेती के भी सबूत मिलते हैं। खेती के अगर सबूत मिलते हैं तो बॉटनी के सबूत मिलते हैं। हाँ जी। खेती यानी बॉटनी है। हाँ जी। तो उस वक्त चावल का है, गेहूं का है, या बाकी के सभी चीजों की हमें क्या मिले, एविडेंसेस मिले हड़प्पा मोहनजोदारो में। और ये बहुत ही, और व्यापार भी होता था उस वक्त, ये दीवान खवान भी होता था। हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता था वनस्पति का, वो जो लोग है दूसरे देशों में उसको बेचने के लिए जाते थे, और बाहर के लोग खरीदने के लिए भी आते थे। वो ट्रेड जो है बहुत ही बेहतरीन, पूरी दुनिया भर से कनेक्ट, यानी सिल्क रोड का भी एक जिक्र मिलता है। ये सेंटर था ऐसा लगता है, जिसके वजह से बहुत सारे जो दुनिया को ये फूड भी सप्लाई उस वक्त करते थे। अच्छा। उसके बहुत सारे एविडेंसेस अपने पास आए। और मापन शास्त्र में तो इतना स्केल है कि 0.001 ये जो है मिलीमीटर का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया कि छोटे छोटे जो क्या बोलते मोती है, या छोटे बटन्स है, या छोटे छोटे चीजें है, मूर्ति है, छोटे छोटे सिक्के है, तो उसमें जो डिजाइन है ना, तो उतना एक्यूरेट है कि वो मापन के बगैर वो नहीं हो सकता। सर, आपने जैसा जिस तरीके से सिद्धार्थ गौतम का जिक्र किया, एक रेफरेंस दिया पीपल के पेड़ का, तो हम देखते हैं कि रोम में, ग्रीक में भी एक तरीके से वैज्ञानिकों की बाढ़ आ गई,
जैसा एरिस्टोटल है या फिर थियोप्रास्टस है, उन्हीं के जो शिष्य है जिनको बॉटनी का जनक भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं एशिया के इस भारत से कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। हाँ, ऐसा आपको लगता है, या फिर आप कुछ कोटेशन दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। हम लोग यानी ये जो ईरा हम कर रहे हैं, तो ये जो एनलाइटेंड एज थी, यानी एक तरीके से हम देखते हैं कि लोग साइंटिफिक टेम्पर के साथ प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, यानी लोग सबूत ढूंढ रहे थे कि किसी चीज का कुछ मिल जाए। अगर से जो सबूत है तो वो हमको दिखाइए, और जो नहीं है तो उसको फिर छोड़ दीजिए। यानी लॉजिकल एज जो थी, आज हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा मिश्रण है अलग अलग एज में, पर जो एरिस्टोटल थे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके पहले जो हुआ वहां से प्रभावित थे वो। हाँ, तो सबसे बेहतरीन जो आपने सवाल पूछा है और इम्पोर्टेंट भी है कि ये जो बाकी की दुनिया की जो अलग अलग संस्कृति है, जैसे अपन हड़प्पन संस्कृति बोलते हैं, हड़प्पन संस्कृति ये लगभग 4000-3000 के बीच में की बोली जाती है। प्रूफ है उसके, प्रूफ है उसके अपने पास। यानी अभी तो CL14 आ गया, हाँ, कार्बन डेटिंग आ गया, सब प्रूफ अपने पास स्टोन है। और वनस्पति का एज पता चल गया। फिर उसके बाद 1500 के आसपास की जो है, ये तो 4000-3000 की बात हो गई। हाँ जी। फिर हमारे इजिप्ट की जो संस्कृति है उसमें जो 1500 के आसपास के पूरा हमें एविडेंस उसके मिलते हैं। फिर बाद में फिर आपने बोला कि ग्रीस संस्कृति, अरिस्टोटल के बारे में और बाकी किसके लोग बारे में बोला, तो वो भी है। फिर 400-500 की बुद्धा के समकालीन वो है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो है दुनिया भारत के तरफ देख रही थी उस वक्त। अच्छा, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, भारत जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, हाँ, जो संकीशा यहाँ की यूनिवर्सिटी थी, हाँ, वहाँ पे आज भी सबूत यानी मिलते हैं। हड़प्पा एक हमारे पास एक बड़ी संस्कृति है। और बाद में हमारे जो नालंदा जैसे ये जो एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास है, उससे एविडेंसेस बाकी के कंट्री में नहीं मिलती है। अच्छा। यूनिवर्सिटी वाले, हाँ, यानी ये हड़प्पा में जो हमें मिला, उसके बाद कहाँ मिला? बुद्धिस्ट संस्कृति में मिला। अच्छा, पूरी दुनिया लोग वहाँ पे आके पढ़े, तो वहां से प्रभावित हो गए। अच्छा, और और इसी इसलिए कड़ी में आपको लगता है कि कौन से साइंटिस्ट हुए, हाँ, जैसा एरिस्टोटल के समकालीन या उनके पहले, तो ये जो कड़ी आते बढ़ते चली गई, तो आज 2024 तक हम किन किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे? तो मैं तो पहले ये तो मैं जैसे कि हड़प्पा का तो होता ही है, उसके बाद मैं श्रेय देना चाहता हूँ बुद्धिस्ट कल्चर को। अच्छा, चारवाक का भी एक पीरियड है। हाँ, मैं बुद्धिस्ट कल्चर को पहले बोलता हूँ, क्योंकि वो 500 के आसपास का है, 500-600 के आसपास का जो है वो है। हड़प्पा के बाद हमें अगर पहले एविडेंस उसके बाद में मिलते हैं तो वो बुद्धिस्ट कल्चर में मिलते हैं। कुछ सबूत उसमें है कि विनय पिटक में है। हाँ। विनय पिटक में जो उन्होंने एक अध्याय ही लिखा है पूरा, एक चैप्टर ही लिखा है उसके ऊपर, कि भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि क्या कौन सी बीमारी होने के बाद क्या खाना चाहिए। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 400-500 ऐसे बहुत सारे वनस्पति के उनमें नाम आए हैं। और उन्होंने बोला है कि ये कब खाना है, उसकी विधि भी बताया गया है। यानी विधिवत जानकारी जो अगर है तो विनय पिटक में है। अच्छा, यानी डॉक्यूमेंट, वेल डॉक्यूमेंटेड, उससे पहले का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। अच्छा, उसके मगर ये बुद्धिज्म में मिलता है, और उसमें भी विनय पिटक में डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलता है। अच्छा। फिर उसके बाद में 200 BC में वो चारवाक जी का जो है उनका भी हमें मिलता है। फिर बाद में हमें चारवाक का जो भी है आचार चरक संहिता, उसमें फिर आयुर्वेदा में इंक्लूड किया गया। उसी प्रोसेस को नागार्जुन में आगे बढ़ाई। अच्छा, जो नागपुर से लग के मंसर का जो टेकरी है, उनकी एक कार्य क्षेत्र रहा है। हम देखते हैं कि उस वक्त जब सिविलाइज्ड हो रहे थे लोग, एक सिविलाइजेशन का एक तरीके से पूरी दुनिया ने आज एविडेंस खोज रहे हैं, चाहे इजिप्टियंस हो या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ोस हो, तो वहाँ कुछ लिपियां भी मिली। वहाँ की कुछ लिपियां अभी जैसा ब्रह्मी को डिकोड किया गया, तो फिर पाली प्राकृत को समझने लगा। फिर संथाली है, गोंडी है, एक हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं हिब्रू है, जिसको इंग्लिश वगैरह और फ्रेंच की जनक माना जाता है उन भाषाओं को। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभी भारत सरकार ने पाली और प्राकृत को एक अभिजात हिस्सा भी माना है। तो एक अभिनंदन की भी बात है कि हम अपने प्राचीन भाषाओं को जुड़ रहे हैं और उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो और वनस्पति विज्ञान में इजाफा होगा इससे, और नई हो सकता है रिसर्च हो। तो आपको क्या लगता है इन भाषाओं ने जिस तरीके से हमने इवोल्यूशन की प्रोसेस आपसे समझी कम शब्दों में, तो कहीं ना कहीं वनस्पति विज्ञान जो है इन भाषाओं में एक तरीके से कहीं ना कहीं और प्रचुर मात्रा में है। जैसे जो क्योंकि आदिवासी कल्चर जो होता है जंगलों से सटा होता है, उनकी बोली भाषाओं में क्या वनस्पतियों का जिक्र मिलता है, या फिर पाली है, प्राकृत है, या फिर जो अन्य भाषा में है, इनमें भी क्या वनस्पति शास्त्र का प्रचुर मात्रा में आपको जिक्र मिलता है? हाँ। तो ये इसका हम अगर आंसर देना चाहते हैं तो पहले मैं लिपि के बारे में आपने जो जिक्र किया है वो इसकी लिपि के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लिपि का मुझे रेफरेंस मिला हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति में, हड़प्पा में। अच्छा, तो उस वक्त भी लिपिबद्ध करते थे वो लोग, राइटिंग करते थे, स्क्रिप्ट थी उनकी। और वो स्क्रिप्ट कैसी थी, वो अक्षर के फॉर्मेट में नहीं थी, वो चित्रों के फॉर्मेट में थी।
उन्होंने जैसा कि डिजाइन था, जैसा कि अलग चक्र है तो ये वो है, घर का है तो घर दिखाना, या अलग अलग जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज, हाँ आपने बहुत सही बोला, यानी जो भीमबेटका वगैरह में दिखता है बिल्कुल बिल्कुल इजिप्टियन हाँ, लैंग्वेज तो जो हड़प्पा में हमें जो मिला है लैंग्वेज वो सिंबॉलिक लैंग्वेज हमें मिली है। फिर बाद में फिर आते हैं पाली की तरफ आते हैं, तो बुद्धिज्म में हमें पाली में जो भी है, जो मैंने अभी चैप्टर का विनय पिटक में मैंने जिक्र किया, तो पाली में ये सब जो वनस्पति का रिकॉर्ड मिला है, उसमें कौन सी वनस्पति, इवन बुद्धा के जन्म में कौन सी वनस्पति का सहायक है, बुद्धा की मृत्यु के वर्ष को कौन सा है, बुद्धा ने कहाँ ध्यान साधना की, उस वनस्पति के आसपास में कौन सी वनस्पति थी, या पूरा उसका जो है कि रिकॉर्ड उसमें मिला है। आज जो चित्रों में हमको मिलता हाँ, है, मिला है इमेजिनरी जो चित्रकार, जैसा चित्रकारों ने चित्रकारी निकाले, तो वो हमें जो वनस्पति का सही रिकॉर्ड जो मिला, जो हमें यहाँ से स्टार्ट होता है बुद्धिज्म से। और फिर बुद्धिज्म के बाद फिर अरिस्टोटल जो है वो समकालीन है थोड़ा सा, हाँ, उनके बाद अरिस्टोटल है, फिर उसके बाद हिप्पोक्रेटस है, या बाकी के लोगों ने फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध करने प्रूफ के साथ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यानी शुरुआती उत्क्रांति अगर से देखा जाए तो अगर से ये शब्द मैं उत्क्रांति दर्शकों के लिए बोला जाऊंगा तो एक नॉलेज का जो कुंभ होता है, जिसको विज्ञान कुंभ कहा जाता है या फिर उत्क्रांति का एक शुरुआत कहा जाता है, तो एक उत्क्रांति है फ्लोरा और फाउना की, एक उत्क्रांति है ज्ञान की। तो उत्क्रांति के प्रोसेस में जब ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो रहा था तो जो डॉक्टर सर है वो बता रहे हैं कि शुरुआत में कितने नोबल माइंड्स लोगों ने इसमें काम किया और उनका श्रेय दिया। सर, हम लोग अपने चर्चा के शिखर पे हैं और हम ये सोचते हैं कि चर्चा के शिखर में कुछ अंतिम हमारे दर्शकों के लिए कुछ उनका यानी कुछ मैसेज निकले। तो हम देखते हैं कि आज जैसा वर्तमान में 2024 में हम आते हैं, आपने काफ़ी अच्छा एक फॉसल्स हिस्ट्री बताया और उसी के साथ एक जीव विज्ञान, धातु विज्ञान का जिक्र हुआ। तो मुझे ऐसा लगता अभी सर जो यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें बॉटनी से रिलेटेड आप किस तरीके से यानी देखते हैं कि एक तरीके से अभी ये भी चल रहा है, मेरे उसी के साथ एक जुड़ा प्रश्न रहेगा कि एक तरीके से इग्नोरेंस का भी एज चल रहा है, अंधविश्वास की भी एक लहर चल रही है और उसी के आगे विश्वास की लहर चल रही है, तार्किकता चल रही है तो अतार्किकता, यानी हर काल में अलग अलग लोग हावी रहे, जैसा गैलीलियो को तो फांसी भी दी गई, सुकरात को जहर दिया गया। तो उसी प्रोसेस में आज हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के गोल और साथ ही साथ हम देखते हैं कि डार्विन की थ्योरी को भारत में नकारा जा रहा है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये दोनों ध्रुवों को, जो एक दक्षिण और उत्तर ध्रुव है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बेहतरीन आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो भी है धर्मशास्त्र, जो रिलीजन है, उन्होंने जो जानकारी उस वक्त थी, अगर उनका डेवलपमेंट था रिलीजन में, उनका था कि उसको बोलते हैं सोल के बारे में ज्यादा उनका था, माइंड के बारे, आत्मा के बारे में उनका ज्यादा सोच था, यानी माइंडफुलनेस के बारे में नहीं था। हाँ, तो उनका जो था कि माइंड, जो आत्मा परमात्मा, उसके बारे में सोच वो धर्म के बारे में लाई गई। मगर उनका विज्ञान के बारे में, इधर के फिजिकल जो मैटर बोलते हैं, फिजिकल जो है स्टेटस है, उसके बारे में उनका ज्ञान कम था उस वक्त। दोनों मिक्स भी नहीं हो सकते, नहीं सकते थे। अच्छा, उनका डेवलपमेंट उसके तरफ हो गया। हाँ। मगर बाद में जैसा साइंस ने जो जानकारी दी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि गैलीलियो का भी किया, जिक्र किया आपने बहुत सारी, उसका सुकरात का किया, उनके किया, जब साइंस का जो प्रूफ मिलने लगे कि नहीं हमारी जो पृथ्वी घूमती है, मगर उसमें तो लिखा था नहीं घूमती है ना, तो फिर ऐसे क्या हो रहा था कि धर्म को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए सच को नाकारने के लिए उनको मारने की कोशिश उन्होंने की उस वक्त। अच्छा, लोगों ने, मगर कैसा सच कभी छुपता, यानी विज्ञान प्रूफ देता है। हाँ, विज्ञान प्रूफ देता है। और अभी दुनिया मान रही है कि नहीं, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द में घूमती है, सूरज जो है पूरा जो अपने आकाशगंगा की इर्द गिर्द में घूमते रहता है, ये पूरा सब जानकारी सब मानने लगे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डार्विन का सिद्धांत भी हमें मानना पड़ेगा आज के जमाने में, क्योंकि जो इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है और उसके प्रूफ भी हमें जो मिले हैं कि इंटरमीडिएट मिलते चले गए। काफी लोग सर, हाँ, जो जिनको ज्यादा यानी एक तरीके से इग्नोरेंस में है, जिनका ब्रेन कहीं ना कहीं वॉश है, वो बोलते हैं कि बंदर हमारा यानी पूर्वज नहीं है, तो डार्विन को उस तरीके से नकारते हैं। पर वो पढ़ाई के मामले में लॉजिकल जब बात होती है तो वो फेल हो जाते हैं। उनको क्या मैसेज देंगे अंत में? हाँ, वैसा कैसा है कि कुछ लोगों का सवाल है कि डार्विन की सिद्धांत जो नकारने के लिए वो बताते हैं कि अगर हम बंदर से हमारा अगर जो इवोल्यूशन हुआ है तो अभी तक बंदर ही बंदर रह गया, उसका क्यों नहीं हुआ? तो उसका मैं एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, और ये है कि उत्क्रांतिवाद का एक सिद्धांत है। जैसा मैंने जो बोला कि अगर पानी में से बैक्टीरिया से अगर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, मगर बैक्टीरिया पानी में, वो पानी बहते बहते कहीं गर्म प्रदेश में चला गया, कहीं ठंडे एरिया में चला गया, ठंड में चला गया तो इन्वायरमेंट अलग है, तो उसकी डेवलपमेंट अलग हो गई। मगर जो बीच में है वो नॉर्मली रह गई, जो उधर चले गए उसके
इवोल्यूशन में होगा, उसका में म्यूटेशन हो गया, उसमें चेंज हो गया। म्यूटेशन यानी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को वो चेंज करते रहता है। जैसा समायोजित करता है। समाज उदाहरण मैं देना चाहता हूँ अपने इंडिया का। देखो जम्मू कश्मीर की तरफ ठंड प्रदेश है, वो ठंडा मौसम है। ठंडा मौसम होने की वजह से वहां पे हमें मेलानिन पिगमेंट की जरूरत नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए, और इसलिए वहां पे गोरे लोग हैं। और वहां से हम धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होता चला जाता है, हम चले जाते हैं उधर दक्षिण की तरफ, तो वहां के लोगों के जो है कलर का काला है, यानी गोरे से काला एक ही प्रदेश में आपको मिल रहा है। या सभी गोरे सभी काले नहीं हुए, सभी काले सभी गोरे नहीं हो सकते, मगर वो उधर गोरे भी मिल रहे, इधर काले भी मिल रहे, बीच में के भी मिल रहे। तो ये उसको बोलते हैं हम इवोल्यूशन बोलते हैं, और ये उत्क्रांतवाद सबको मानना पड़ेगा। एरिया के हिसाब से वो डेवलपमेंट होते हैं। आगे जैसा कि जो लोग मध्यम इसमें है, ना गोरे है ना काले है, इन्वायरमेंट में है, मगर जो ठंड में है गोरे है, जो एकदम गर्म में है वो काले लोग हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को बचाने के लिए जो चेंजेस करना पड़ता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, और उसको बोलते हैं उत्क्रांतिवाद। ये सबूत दे दिया मैंने इसका। तो क्या मैसेज रहेगा सर कि जो एनलाइटेंड की तरफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जाए, हाँ। और जो एक तरीके से जो अंधविश्वास है, रीति के आगे कुरीति है, कुरीति से बचने के लिए ह्यूमन ब्रेन को आप किस तरीके से प्रिवेंटिव, यानी उसको एक तरीके से तार्किकता की तरफ जाने के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जो है उसके पीछे जो है कि कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, और वो ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो दृष्टिकोण है, सतर्क रहिए। नेचर के जो रूल है वो रूल है, उसको समझना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर नेचर के रूल है, जैसा कि सूरज पूरब से उगता है तो पूरब से ही वो उसका सनराइज होगा ही। तो ये कहने का मेरा मतलब है नेचर के रूल है, और वो नेचर के रूल के खिलाफ अगर सोचोगे तो आपका ही नुकसान होगा। और नेचर क्या करता है, नेचर का और एक रूल है, वो आप कितने अच्छे कितने बुरे वो नहीं सोचता। नेचर बोलता है कि आप गलती करोगे तो आपको क्या होगा, सजा मिलेगी। अभी उसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर एक अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, और दोनों भी बारिश में चले गए, दोनों को इक्वल वो भिगाएगा, दोनों भीगेंगे भीगेंगे ही, है ना। अच्छा है वो बुरा हो, वो नेचर बोलता है दोनों भी गलती की तो आपको तो नेचर ऑफ लॉ है जो है, ये है लॉ है उसका कि गलती की सजा वो देता ही है, वो माफ नहीं करता नेचर। और इसलिए आप सबको सतर्क रहना चाहिए, इसलिए अंधविश्वास छोड़ना चाहिए, और जो सही है उसके ऊपर विश्वास रखने की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए तार्किकता या तर्क बुद्धि जो बोलते हैं उसका विकास करके साबुत रखते अगर काम आगे चले जाएंगे तो आपका विकास निश्चित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है उसके बारे में। वातावरण मस्तिष्क को उच्चांक पे लेके जाता है, अगर से वातावरण में लॉजिक हो, साइंस हो, और एक तरीके से उसके प्रूफ हो। लेकिन अगर से वातावरण मस्तिष्क को दूषित करता है तो वो मस्तिष्क मानव कल्याण के लिए भविष्य में काम नहीं करता। हम हमारे देश के युवाओं को और यहाँ आने वाली जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनको एक तरीके से जो बॉटनी के उनके मन में प्रश्न आते थे उनका एक उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे, और एक लॉजिकल एटमॉस्फेयर के साथ, एक प्रूफ के साथ, प्रूफ रीडिंग के साथ, एक जो साइंटिस्ट है डॉक्टर दयानंद घोगले सर, जिनके पास 17 से ज़्यादा एक PhD होल्डर्स की एक तरीके से उन्होंने इस देश को सेवा दी है, और उनके विद्यार्थी 13 विद्यार्थी देश के अलग अलग संस्थानों में देश को महाशक्ति बनाने के लिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परेचर डेवलप करने के लिए वो सर्विस दे रहे हैं। हम देखते समंदरों में एक जीव चक्र आपने अभी बताया, तो एक अम्लीय पदार्थों का बढ़ते जा रहा है, नदियाँ कील होते जा रही है, गंगा का एग्जाम्पल पूरी दुनिया देते हैं। तो आप इस पर क्या मैसेज देंगे? कि हमें जो पोल्यूशन के बारे में जो बताया कि पोल्यूशन फ्री अगर हमें अर्थ बनाना है, पोल्यूशन फ्री हमारी जो पृथ्वी बनाना है, तो उसमें हमारे जो पृथ्वी की एक प्रकृति है, नेचर की एक प्रकृति है, कोई भी चीज़ है वो खुद ब खुद ठीक करती है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि हम बोलते हैं कि समर में, है ना, समर में हम बहुत सारे गाड़ियाँ चलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, मगर प्रकृति हमारी क्या करती है, नेचर हमारा क्या करता है कि जून में बारिश हो जाती है और पूरा पृथ्वी पे ग्रीन आ जाती है। अच्छा, सेल्फ क्लींजिंग, वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, खुद क्लीन कर रही है। खुद क्लीन करने की क्षमता पृथ्वी में है, हमारी प्रकृति में है। हमें जरूरत है कि जो कुप्रथा है वो बंद करने की। हम जो हमारी जो नदी है, हमारे जो बहुत सारे जो तालाब है या उसमें है, हम क्या करते हैं कि रिलीजन के बारे में ये बताता हूँ कि हमारे जो कल्चर्स है और हमारा जो मान्यताएं हैं उसमें कुछ हमें बदलाव करना पड़ेगा। जैसा कि हम नदी की पूजा करते हैं तो स्वच्छ दिल से करना चाहिए, उसमें कुछ जो प्लांट्स नहीं डालना चाहिए, फूल नहीं जाना चाहिए, पत्ते डालना नहीं चाहिए, कुछ चीजें उसमें डालना नहीं चाहिए। अगर ऐसी प्रथा ही अगर हम खुद ब खुद बंद कर दिया तो खुद पृथ्वी को कोई हमें
बचाने की जरूरत, खुद वो बचाने के लिए लायक है, मगर हम लोग जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जो उनके रिचुअल्स है या अलग अलग जो त्योहार है, त्योहार में ऐसे कुछ चीजें होना चाहिए जो अवॉइड करना चाहिए, जो हमारे जो नेचर को खराब कर रहे हैं। हम इसी कड़ी में अन्य लोगों को जोड़ेंगे। आपके कोई कमेंट्स और कोई सुझाव हो या डॉक्टर घोगले सर से कुछ प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।